3 हाउस। एक तो घर चेन्नई में है, तीनों घर, और यहाँ पे हमको खाली म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, यानी कौन सा म्युनिसिपल वैल्यू है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। हाँ। तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है इस सम का, जो मेन बात है, देखो तीनों ही घर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रखा है। अब बात हाँ। यह है कि वो कोई 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं। अच्छा, तो कौन सा 2 घर को वो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाई, ये डिसीजन लेना, ठीक है। तो देखो ये कैसे सॉल्यूशन करता है, पहले वो समझ लो। पहले हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट, हाउस 2, 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड लेके एक बार सॉल्व किया, ठीक है। हाँ। ये डायरेक्ट यही करके छोड़ दिया है, ये तो गलत है। अपने को एक बार ये करना था, एक बार सॉल्व करना होगा हाउस 2 को लेट आउट, हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड। अच्छा। और एक बार करना होगा हाउस 3 को लेट आउट और हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। हाँ सर। पूरा करने के बाद 3 ऑप्शन बन गए, 3 केस बन गए। अब जिनमें जिसमें लोअर इनकम आ रहा है, टोटल इनकम, टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लोअर आ रहा है, वो वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट। अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो? जहाँ आपका टैक्स कम आए, इनकम कम आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग जो किया पहले वही करते हैं। तो यहाँ पे अपने को पहले हाउस 1 को क्या माना है? डीम टू बी लेट आउट, हाउस 2, 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। चलो फटाफट पहले म्युनिसिपल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। सर खाली हाउस 1 का म्युनिसिपल वैल्यू कन्वर्ट कीजिएगा, हाउस 2, 3 का एक बार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हाउस 2, 3 तो सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है। खैर एक बार तीनों को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अपने को बार बार झमेला नहीं रहे। फटाक से चलो पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कन्वर्ट कैसे होगा? आपको एनएमबी गिवन है, हाउस 1 का सॉल्व कर रहे हैं पहले। एनएमबी गिवन है, एनएमबी इक्वल टू 90% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। यहाँ पे देखते हैं पहले, सीवरेज एंड वाटर टैक्स आई थिंक दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है ना। हाँ। तो अपने को खाली 90% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू को कर लेना है। एनएमबी कितना है? 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 90% कर लो। पॉइंट क्या आ रहा है सर? आने दो, कितना आ रहा है? 2,22,222। लिख लो यहाँ पे 2,22,222। वैसे ही हाउस 2 का 13 लाख का म्युनिसिपल वैल्यू, बोलो। हाँ। 13 लाख डिवाइडेड बाय 90%, 1,44,000। नहीं 14,44,000। 14,44,000। और लास्ट 13.5 लाख डिवाइडेड बाय 90%, पूरा 15 लाख आ रहा है। पूरा 15 लाख। पता है ये लोग क्यों किया? एक बार भी खाली हाउस 1 को लेट आउट लेके सॉल्व क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि बेटा एक चीज गौर करो, इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू बहुत कम है, बाकी दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू बहुत ज्यादा ही आई है। यानी किसी भी कीमत में हाउस 2 और 3 को अगर हम लेट आउट मानता है तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, ठीक बात ना। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से भी आप गेस कर सकते थे, जिसका जीएमबी, जिस घर का जीएमबी बहुत कम आ रहा हो उसी घर को लेट आउट करने में फायदा है, या जिस घर का जीएबी बहुत कम आ रहा है उसको लेट आउट करने में फायदा है, क्योंकि जीएबी कम आएगा तो इनकम कम आएगा, इनकम कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक बात है ना। हाँ। लेकिन अगर सर सबका आसपास का वैल्यू होता, इसका भी 12 लाख होता, इसका 13 लाख, तब फिर क्या करते? तब ये जो अभी तरीका बता रहे वो करते, जो हम तरीका बता रहे उसको करते हैं।
ठीक है। तो पहला केस में क्या मान रहे हैं, हाउस 1 को लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। तो ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ रहा है, 2,22,222। हाँ। उसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। दोनों में बड़ा कौन, 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो 2.5 लाख मेरा आ गया स्टेप 1 में आंसर। हाँ 2.5 लाख को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, हाँ 1.5 लाख। हाँ नीचे में लोअर, हाँ लोअर कौन हुआ, 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो 1.5 लाख मेरा जीए भी आ गया। हाँ म्युनिसिपल टैक्स बोला है 10%। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एनएमवी पे होता है, तो 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है। हाँ फिर आगे एनएवी 1,30,000, 1.5 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो हाँ अब आएगा लेस डिडक्शन। तो पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ 1,30,000 का 30% 39,000। हाँ और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखो यहाँ पे बता दिया कितना चुका है। 90,000। तो बड़ा क्वेश्चन में ना आपको ये लोन फोन ये सब कुछ कैलकुलेट करने नहीं देना, तो दे दिया सीधा। तो आपको 1,29,000 का छूट मिल जाएगा टोटल में। हाँ, तो 1,000 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है। हाँ हाउस 2 और 3 को क्या माने, सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले फिर। सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ तो बेटा जी सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे तो एनएवी तक तो सब नील है। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन का खाली छूट होगा क्योंकि एनएवी नील है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील है। हाँ तो देखो भाई किया, एनएवी लिखा नील और सीधा डिडक्शन 124 भी माइनस कर लिया। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाए हैं। ये घर कब बन के रेडी हुआ, लोन टेकन 19-20 है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का रूल क्या बोलता है, लोन अगर 1,499 के पहले लिया हुआ है 1/4/1999 के पहले, हाँ या फिर घर 5 साल में बन के रेडी नहीं हुआ, तो आपको 30,000 ही मैक्सिमम छूट मिल सकता है। हाँ और अगर सारा कंडीशन ठीक है तो मैक्सिमम 2 लाख का छूट मिल सकता है। ये पढ़े थे ना सेल्फ ऑक्युपाइड घर में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। हाँ ये रहा वो देखो चार्ट, ये रहा 1,499 के लोन पहले लिए है, लोन घर बनाने या खरीदने के लिए हो रहा है और कोई पर्पस के लिए नहीं, और घर 5 साल में बन के रेडी है, और आपको वो लोन सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका लोन आप इंटरेस्ट चुका दियो टाइमली। ये वाला तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपके एग्जाम में काम का नहीं है। ठीक तो है। आपको मैक्सिमम 2 लाख छूट मिलेगा, और अगर कोई भी एक कंडीशन टूट रहा है तो आपको 30,000 की छूट मिलेगी। 30,000 का मिलेगा। हाँ यहाँ पे हम ये मेरा कंडीशन फुलफिल तो हो रहा है हाँ क्योंकि लोन कब लिया है 1920 में, तो 1,499 के बाद है। अभी आप खड़े हो 23-24 पे, असेसमेंट ईयर 23-24 है, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। 22-23। हाँ तो अगर 19-20 में लोन लिया और 22-23 में सम घर रेडी है बता रहे हैं, हाँ क्योंकि घर रेडी है तभी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। हाँ घर ही रेडी नहीं होता तो इस चैप्टर का बात अभी होता ही नहीं। तो यहाँ पे देख लो 19-20 से 22-23 सर आराम से 5 साल में कंप्लीट हो गया। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 23-24 से कंप्लीट होना था, ये तो 22-23 में ही रेडी है, तो घर 5 साल में रेडी है। हाँ लोन 1,499 के बाद का है। और तीसरा कंडीशन तो एज्यूम्ड है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको लोन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, बैंक आपको सर्टिफिकेट देता है ना ब्याज चुकाने पे, हाँ तो मान लेने वो मिल गया, थ्योरेटिकल पॉइंट है वो, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। ठीक है। तो सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब उसको हाँ। मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट और लोन पे छूट मिल सकता है। अब 2 लाख पर घर कि सारा सेल्फ ऑक्युपाइड घर मिला के 2 लाख। सारा सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ वेरी गुड। तो सर यहाँ पे 1,70,000 और 1,65,000 ब्याज चुकाए हो आप, हिसाब से ये लोग 2,35,000 का इंटरेस्ट चुकाए हो आप, नहीं 3,35,000, 3,35,000। हाँ तो सर लेकिन मैक्सिमम आपको 2 लाख का छूट मिलेगा। हाँ ये देखो आपका इंटरेस्ट छोड़ के तो आ रहा है 335, लेकिन मैक्सिमम छूट मिलेगा 2 लाख। कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो मैक्सिमम छूट मिलता 30,000। हाँ ठीक है। अच्छा अगर मान लो एक घर में कंडीशन फुलफिल करते एक में नहीं करते तो भी नहीं मिलता ना। नहीं, तब भी वही बात होगी, एक घर का 30,000 और सारा मिला के भी 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा एक घर में हम कंडीशन फुलफिल किया एक में नहीं किया,
तो जिसमें हाँ। नहीं किया उसमें 30,000 छूट, हाँ, जिसमें किया उसका 2 का लाख, छूट। लेकिन टोटल मिला के भी 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। बाबा ठीक है। देखो एक कॉमन लाइन है, सारा सेल्फ ऑक्युपाइड घर मिला के 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। मान लो यही वाला एग्जांपल में हम बोलता, ये सेकंड नंबर हाउस में आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ कितना छूट मिलेगा? मैक्सिमम 30,000 का। हाँ यहाँ मैक्सिमम 2 लाख ना, हाँ तो 2 लाख थोड़ी ना, आपको तो 165 इंटरेस्ट है तो उतना ही मिलेगा, हाँ। तो टोटल कितना था? 195। 195। हाँ तो ये ओवरऑल भी 2 लाख पार नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। बच गए सर, ठीक है, मिल जाएगा 195 का छूट। लेकिन अगर ये 195 की जगह 295 आ रहा होता तो सर आपको मैक्सिमम 2 लाख ही मिलता। ठीक है, 3 लाइन में याद कर लो बात। कंडीशन नॉट फुलफिल तो उस घर का 30,000, कंडीशन फुलफिल तो उस घर का 2 लाख। अच्छा ये मैक्सिमम है, तुम कम ब्याज चुका रहे हो तो कम छूट मिलेगा। ठीक है। 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता, या 30,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता। और ओवरऑल सारा सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के भी 2 लाख पार नहीं हो सकता। ठीक। बात कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 लाख नेगेटिव इनकम आ गया। एक घर से 1,000 का पॉजिटिव इनकम, एक घर से 2 लाख का नेगेटिव इनकम, तुम्हारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग नेगेटिव 1,99,000। ठीक है। हाँ सर। अब अगर हम यहाँ पे अगर हमको तो ये समझ में आ गया था सम पढ़ के ही कि ये ही घर को डीम टू बी लेट आउट मानने में फायदा है हाउस 1 को। हाँ ठीक है, हाउस 1 का सारा ही फिगर बहुत छोटा छोटा है, जबकि वो कितना बड़ा बड़ा फिगर। तो ऑब्वियस बात है सर, जहाँ पे बड़ा फिगर हम उसका छूट लेना चाहेंगे। हाँ। बड़ा फिगर को अगर इनकम मान लेंगे तो टैक्स को ज्यादा देना पड़ेगा। इससे अच्छा है छोटा फिगर वाले को इनकम मान लो, क्योंकि गवर्नमेंट तुमको चॉइस दी है, तुम अपना टैक्स बचाओ, बिल्कुल बचाओ। अच्छा सर, ये अगर आपने जैसे बोला था कि अगर ये नेट म्यूनसिपल वैल्यू जो है, अगर ये 12 लाख होता है, ये 13 है, ये 13.5 है, मैं तो फिर भी 12 लाख को अगर नहीं, तब बात होता है आपका एनुअल रेंट आप ले कितना रहे हो, या ये जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट वाला फिगर, या फिर आपका कई बार क्या होता है ना बेटा, ये 12 लाख है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का भी अच्छा खासा छूट है, और यहाँ बहुत छोटा छोटा इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट है। तो आपको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना पहले। ओह अच्छा अच्छा। यहाँ इतना ही बड़ा गैप था और इंटरेस्ट ऑन लोन का बहुत बड़ा गैप होता नहीं, इसीलिए लोग एक बार में सॉल्व मान लिया। लेकिन मान लो इसका घर का इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 1 लाख या 1.5 लाख, और इन घर का होता 20,000 और 15,000, तब तो हो सकता है ना कि ये छोटा हो जाता लास्ट में। तो वो भी बात है, ठीक है। तो करते क्या, चलिए सर ये ऑप्शन 2 सॉल्व करते हैं अपने मन से। एग्जाम में कैसे करते हैं हम वो समझा रहे। पहला ऑप्शन लिए हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट, हाउस 2, 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड। हम अगर ऑप्शन 2 लें, यहाँ पे जगह हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ऑप्शन 2 में हम क्या लेते हैं, हाउस 2 को रिबाइड लेट आउट मानते हैं, और 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हैं। तो हाउस 2 का ही हमको पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा खाली। जो करो हाउस 1 का अगर हाउस 2 को लेट आउट कर, हाउस 2 का निकालते हैं। हाउस 2 का अपना GMV आ रहा है 14,44,000, मेरा स्टैंडर्ड ये फेयर रेंट आ रहा है 16 लाख, तो 16 लाख हायर हो गया। अभी 16 लाख को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते 15 लाख तो पीछे लोअर हो गया। यहाँ पे सर ARR का ऑप्शन नहीं है बेटा। ARR का ऑप्शन कैसे होगा, तो सारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, एनुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं, आपको मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। वो स्टेप 3 वाला यहाँ पे झमेला ही नहीं, RER के बाद वाला। यहाँ पे RER GAV हो जाएगा। तो मेरा RER कितना आ रहा है, 15 लाख। 15 लाख। तो हम 15 लाख को एक बार GAV मानते, ये भी 15 लाख लेस म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे बोला 10% ऑफ NMB। NMB 13 लाख है, 13 लाख का 10% 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 माइनस करते तो मेरा NMB आता 15 लाख में से 13,70,000। अब लेस करते 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, 13,70,000 का 30%,
करो 2,19,000 आएगा। 41। हाँ कितना आ रहा है? 41,000 नहीं क्या बोल रहे हो? 13,70,000 का 30%, क्या 4 लाख हो, क्या फिगर बोल रहे हो? 13,70,000 NMB है, उसका 10% निकालना है। सॉरी, उसका 30%। हाँ 4,11,000 आ रहे थे। तो 4,11,000 आएगा। ठीक है, हाँ लेस क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है मेरा यहाँ पे हाउस 2 में? 1,70,000। तो जिस घर को लेट आउट मान रहे हैं उसका तो पूरा ही छूट मिल जाता है ना, उसमें कोई लिमिट देखना नहीं होता। उसका पूरा 1,70,000 का छूट ले लेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट देखते हैं, जिस घर को लेट आउट मान के सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ भी देखना नहीं होता। जितना फिगर आएगा पूरा छूट मिलेगा, प्री पोस्ट मिला के 13,70,000 13,70,000 माइनस 4,11,000 माइनस 1,70,000 7,89,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। हाँ अब हाउस 2 और हाउस 1 और 3 को हमको सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है। हाँ हाउस 1 और 3 को तो हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। हाउस 1 और 3 का NAV नील होगा और 30% डिडक्शन कुछ होगा नहीं, खाली 24B होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल IOBC। कितना होगा सर? इसका घर का है 90,000 और इस घर का 1,65,000। तो मिला के 2,000 आपका 2,55,000, लेकिन आपको छूट तो 2 लाख का ही मिलेगा। इस घर से मेरा 2 लाख आएगा। तो ओवरऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ जा रहा है? इस घर से 7,89,000 का इनकम और सेल्फ ऑक्युपाइड घर से 2 लाख का नेगेटिव इनकम, तो 5,89,000। तो ऑप्शन 2 का ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओवरऑल। तो अभी भी देख लो हाउस 1 में मेरा तो नेगेटिव, यही हर बार यही ऑप्शन बेस्ट होगा ही, वो तो अपने को पहले से ही पता है, क्योंकि इस घर में नेगेटिव इनकम आ रहा है। सारा कुछ मिला मिलू के नेगेटिव इनकम का। ऑप्शन 3 भी निकाल लेंगे ऐसे ही। ऑप्शन 3 में क्या करना है मेरे को, इसका याद रखना है, ये 5,89,000 आए। ठीक है। ऑप्शन 3 में क्या करते हम सर, आप इस बार हाउस 3 को लेट आउट मानते और हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानते। हाउस 3 को अगर लेट आउट मानते तो उसका GAV निकालिए। चलिए 15 लाख या फिर 19 लाख विचेबल इज हायर। 19 लाख और 19 लाख 18 लाख विचेबल लोअर, तो 18 लाख आपका GAV हो जाता। तो GAV होता मेरा 18 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ NMB। 13.5 लाख NMB है, 13.5 लाख का 10% 1,35,000। तो NAV कितना आ जाता है? 18 लाख माइनस 1,35,000, 16,65,000। 16,65,000 मेरा NAV। उसी का 30% निकाल दो। बेटा जी 4,99,500। 4,91,000 4,99,500 4,99,500 और 24B तो हमको ये रहा। हम हाउस 1 और 2 का भी सेल्फ ऑक्युपाइड माने है ना, तो 90,000 और 1,70,000 2,60,000 होता है, और मैक्सिमम तो 2 लाख ही मिल सकते हैं। सॉरी हाउस ये 1,65,000 वो तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर में नहीं है मेरा, यहाँ तो 1,65,000 मिले। ठीक है। ठीक है। अरे अपने लोग है ना हाउस 3 को सॉल्व कर रहे हैं और हाउस 1 और 2 का फिगर पकड़ रहे हैं। हाउस 3 को पकड़ रहे हैं तो हाउस 3 पकड़े, मैं 1,65,000 का मिलेगा यहाँ पे। तो मेरा हाउस 3 से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा?
फोन 16,65,000 माइनस 4,99,500 माइनस 1,65,000, ये आएगा 9,05,000। ठीक है। हाँ और हाउस 1 और 2 मेरा क्या हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का GAB NAV नील होता है। हाँ और 24B कितना आएगा सर? आपका फिगर है यहाँ पे 90,000 और 170, यानी 2,60,000। लेकिन आपको मैक्सिमम 2 लाख ही मिलेगा यार। इस दोनों का से आ रहा है 2 लाख नेगेटिव और हाउस 3 से आ रहा है 9,05,000, 9,05,000 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,00,50, हाँ 7,05,000। हाँ तो ऑप्शन 1 में मेरा ओवरऑल आ रहा है लॉस 199 का। ऑप्शन 2 में मेरा ओवरऑल आ रहा है 5,89,000 का गेन इनकम। और ऑप्शन 3 में मेरा इनकम आ रहा है 7,05,000। तो SSC के लिए बेस्ट वही होता है जहाँ पे उसको टैक्स नहीं देना पड़े या कम देना पड़े। हाँ तो टैक्स नहीं देना पड़ने वाला ऑप्शन तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ तो लॉस है, यहाँ तो देना ही नहीं पड़ेगा। यही वाला ऑप्शन बेस्ट है। हाँ दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम। अच्छा, फॉर्मेट क्या जैसे दिया हुआ है बुक में वैसे ही करना है? हाँ, एक बार हाउस 1 को अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हो, हाउस 1 और 2 को, तो हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के उसका फॉर्मेट सॉल्व कर लो, NAV नील लेन देन करके। फॉर्मेट तो आपको पता है, सम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वही फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट तो वो बदले। तो पता है, मतलब बुक में जैसे वो टेबल खींच के दिया वैसे करना है कि नॉर्मली मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ? नहीं, टेबल खींच के, टेबल मतलब ये पूछे डब्बा बना के। हाँ, ये इतना डिटेल अमाउंट इतना मत बनाओ आप भले। हाँ वो तो मतलब ग्रॉस GAV के बाद म्युनिसिपल टैक्स वो तो पता है, वैसे ही लिखूंगी। वो लिखोगे और ये बॉक्स बनाओगे, इतना डिटेल 3 कॉलम नहीं बना। अच्छा, आप चाहो तो 2 कॉलम बना के एक डिटेल एक अमाउंट का कॉलम बना के सॉल्व करो। अच्छा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ सर। तो ये एक अच्छा सम आपने किया जिसमें अपने को समझ में आ गया कि अगर 4-5 घर हो तो ऐसे ही ऑप्शन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये कितने मार्क्स का है? बेटा ये आता तो 10 नंबर का आता। ठीक है। अब देखो ये 51 नंबर सम आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट ऑन लोन का ये सम है खाली। ठीक है। हाँ आपको अलग अलग केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन सॉल्व करवा रहा है, एक ही सम में सारा इंटरेस्ट ऑन लोन का केस हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में नॉर्मल कर दिया, बोला श्री जयराम एज हाउस प्रॉपर्टी यूज ओन रेसिडेंस फॉर 9 months एंड फॉर रिमेनिंग 3 months ऑफ द प्रीवियस इट वाज अनयूज्ड। तो 9 months को तो सेल्फ ऑक्युपाइड माने, हाँ और 3 महीना अगर खाली रहा, ठीक है। हाँ अब आपको बता रहा है ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 6 लाख पर एनम है, फेयर रेंट 5 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख है। ही इनकर्ड है रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 एंड पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 5,000। रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर से कोई मतलब है क्या? नहीं, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिए, आपके साथ ब्लफ खेल रहा है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो लिस्ट में आइटम पड़े हैं उनके अलावा कुछ माइनस नहीं करने मिलेगा। लेकिन रिपेयरिंग के लिए लोन लेते और उस पर इंटरेस्ट चुकाते, छूट मिलता? हाँ मिलता। अगर ये अगर लेट आउट होता तो सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो नहीं मिलता, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में केवल घर खरीदने और बनाने पे ही इंटरेस्ट का छूट है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिलेगा? हाँ सर, वो तो मिलेगा। अगर घर भाड़ा पे रहेगा तो म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिलता है। आपको बोला कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केस। अब आपको ये एक्चुअली में जो ऊपर वाला स्टोरी दिया ना बेटा, ये टाइम पास के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई काम ही नहीं आएगा। 9 महीना खुद रहा, 3 महीना किराए पे दिया, हम इसको 2 घर की तरह सॉल्व कर लेंगे। हाँ लेकिन दिक्कत तो वही है सर, 2 घर तक तो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाई सकती है। ठीक है ना? हाँ
इसका कोई वो बात एनएबी तक कुछ भी नहीं आएगा इसका। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो सेल्फ ऑक्युपाइड में भी माइनस करने मिलता है। हाँ। ये उसी का प्रैक्टिस कराने के लिए आपको समझ। ठीक। तो देखो सबका एनएबी तक तो पहले ही नील ले लिया हर केस में। ये मतलब पहला वाला पार्ट केवल नौटंकी करने के लिए थी। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम है सर, ये एक करके इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को सॉल्व करें। जैसे बोला ये बोरोड 1 लाख एट 12% पर एनम ऑन 17/8/1998 फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट वाज इन इंटरेस्ट स्टिल अनपेड। ठीक है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट 30,000 का छूट मिलेगा तो। हाँ 1998 है। हाँ, तो ये देखो इसीलिए पहले लिखा केस 1 में, क्योंकि लोन 1/4/99 के बाद पहले गए हाँ। तो आपको मैक्सिमम 30,000 का छूट मिलेगा। अब आप निकालो 1 लाख का इंटरेस्ट बनता कितना है? 12,000। हाँ। तो बेटा जी अगर 12,000 ब्याज बनता है, 12,000 या 30,000, मैक्सिमम 30,000 का छूट है ना। हाँ। पर आपका इंटरेस्ट तो 12,000 ही हो रहा है, तो आपको तो 12,000 का छूट मिलेगा। 12,000 का पूरा मिलेगा। हाँ। तो यहाँ पे 12,000 का छूट लिया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेगेटिव है। ठीक बात। हाँ। चलो नेक्स्ट वाला कर देखो। बोला नेक्स्ट वाला ऑप्शन सॉरी 10 लाख लोन के लिए सेम सब कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। तो सर 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है। हाँ। लेकिन मेरे को छूट तो मैक्सिमम 30 ही मिलेगा, क्योंकि 1/4/99 के पहले का कर हाँ। लोन टेकन बिफोर 1/4/99 है ना। तो यहाँ पे देखो 30,000 मैक्सिमम छूट मिला। ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड केस में बोला ये बोरोड 5 लाख 12% सिंपल इंटरेस्ट 17/8/99, ये 1/4/99 के बाद है ना। हाँ, तो फिर 2 लाख पे मिलेगा। हाँ लेकिन रुको, घर कंप्लीट कब हुआ वो भी देख लो। 2 कंडीशन मेन है बेटा। हाँ। लोन कब लिया, घर कंप्लीट कितना साल में हुआ। सर यहाँ हो गया 99 में लिया, 2000 में बन गया, 1 साल के अंदर ही बन गया। 17 अगस्त 1999 को लोन लिया हाँ। और घर बन के रेडी है 31/3/2000। 1 साल से भी कम टाइम लगा सर, अगस्त से मार्च के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, ये 17/8/99 से गिनना चालू करें कि इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से? नहीं, ये तो 17/8 से ही होगा। अरे कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन तो 31st को लेते हैं, पहले वाला हम वो नहीं बोल रहे हैं। ये जो 5 साल गिनना चालू करते हैं ना कि 5 साल में घर बना कि नहीं, हाँ। ये 5 साल गिनना कब से चालू करते हैं? लोन लिया उस दिन से कि लोन जिस दिन लिया उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से? नहीं समझे? नहीं बेटा जी आप वो वाला भूल जाओ, वो प्री पोस्ट वाला कहानी वहां पे नहीं काम कर रहा है। अच्छा ठीक है। लेकिन आप ये भी भूल गए, ये जो देखते हैं ना सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए कि 5 साल में घर बन के रेडी हुआ कि नहीं, हाँ। तो बेटा जी उसका नियम क्या है? 17 अगस्त 99 से चेक करना चालू करें कि 5 साल में घर बना कि नहीं, या फिर 31/3/99 से चालू करें, 31/3/2000 से चालू करें? 17/8 से नहीं, आप भूल गए मेन रूल। ये 5 साल देखते हैं। देखो यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं दोबारा। ये देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। ये उस दिन आपने डिस्कस भी किए थे बेटा। किसे इसको अगर कोई 1/4 को लोन ले ले तो उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 31/3। मान लो 1/4/2018 को लोन लिया, हाँ। तो उसका कंप्लीट हो रहा है 31/3/19 को। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? वहां से 5 साल। तो अपने बात भी किए थे सर, इसको तो 6 साल मिल गया हाइपोथेटिकली। और अगर लेकिन कोई अगर लोन ही लेता है 1 फरवरी 2019 को, तो फिर 31/3/19 से देखना चालू करते हैं 5 साल में घर बनाए कि नहीं। जिस दिन लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 5 साल,
ये उस दिन बहुत ठीक है। डिटेल में बात किए थे बेटा आपने, आप भूल गए हो पूरा ही। हाँ ये बहुत डिटेल में बात किए थे हम, क्योंकि आपने बोले थे अगर कोई 1 फरवरी को लोन ले तो बेचारे को 5 साल 2 महीने ही मिल रहा है, लेकिन अगर कोई 1 अप्रैल को लोन ले ले या 31 अप्रैल को लोन ले ले तो उसको शायद ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि जिस दिन लोन लिए उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म जहाँ हो रहा है वहां से 5 साल के अंदर घर बनाए कि नहीं ये देखते, ठीक है ना। हाँ इस एग्जाम्पल में वो बात नहीं था, वो आगे आएगा कोई ना कोई एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में क्या था सर एग्जाम्पल में तो सिंपल बात हुआ, 1 साल के अंदर ही रेडी होगी। तो आपका बात था सर 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। हाँ तो 60,000 या 2 लाख तक का छूट मिल सकता है। हाँ 60,000 का पूरा छूट ले लें। 60,000 का पूरा छूट मिलेगा। नेक्स्ट घर देखो, बोला कि बोरोड 2 लाख 20 लाख 18% के हिसाब से 17,899 को 1,499 के बाद और 1 साल के अंदर घर बन के रेडी भी हो गया, 5 साल तो छोड़िए सर। 20 लाख का 18% हाँ कितना होगा? 3,60,000। 3,60,000। हाँ 3,60,000 या फिर 2 लाख, इसको 2 लाख तक 2 का लाख। छूट मिल सकता है सर, मतलब ये एलिजिबल है तो 2 लाख तक के लिए हाँ है, हाँ क्योंकि 1,499 के बाद लोन है और 5 साल के अंदर घर बन के रेडी हो गया, तो इसको 3,60,000 का मिल सकता है, बट देंगे कितना? मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख। ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पे केस में बोला मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख है। नेक्स्ट आ जाओ, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, ये बोरोड 1,80,000 है 15% और 1,4,1998, तो 1,80,000 का 15% तो कितना होगा? 27,000। लेकिन ये हाँ। लोन 1,499 के पहले का है, ठीक है। हाँ। तो मैक्सिमम लिमिट 30 है, तो 27 तो मिल जाएगा सर इसको। हाँ He further borrowed 10 lakh at the rate of 10% on 17/8/1999 ठीक है। और इसका घर बन के रेडी हो गया 1,2,2000 को, तो हिसाब से 1,498 से 1,2,2000 हो गया 5 साल के अंदर कंप्लीट। हाँ अब लेकिन पंगा है सर, ये लोन 1,499 के पहले का है, ये लोन 1,499 के बाद का है। 1,80,000 पे 30,000 का मैक्सिमम लिमिट है। तो वहाँ और 27,000 पूरा मिल जाएगा। हाँ और ये 10 लाख का 10%, 1 लाख और 1,27,000 हो रहा है, पूरा 1,27,000 का छूट मिल जाएगा। ठीक है। और ये ओवरऑल भी 2 लाख पार निकले, वो भी देखना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ही बोरोड 5 लाख एट द रेट 12%, 5 लाख का 12 60,000 फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस, छूट नहीं मिल रहा, नहीं मैक्सिमम छूट मिलेगा 30,000। अरे घर वो जो लिमिट है ना 2 लाख वाला, वहां पर बोला घर बनाने के लिए होना चाहिए या खरीदने के लिए, हाँ इन एनी अदर केस 30,000 बोला है। हाँ तो सर रिपेयर के लिए। बात समझे नहीं, सुन दोबारा। अच्छा 1,499 के बाद लोन लेना चाहिए, घर 5 साल में बन के रेडी हो गया या खरीद लियो, और ये लोन घर बनाने या खरीदने के लिए होना चाहिए, तब मैक्सिमम 2 लाख, इन एनी अदर केस मैक्सिमम 30,000। तो ऐसा नहीं बोला रिपेयरिंग के लिए लोन लोगे तो छूट ही नहीं मिलेगा, ठीक से गौर करो। ये देखो वापस, ये देखो, लोन टेकन ऑन आफ्टर 1/1999, लोन इज यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 और 5 साल में रेडी। तो ये सारा ही कंडीशन किसके लिए? 2 लाख वाला चार्ट के लिए ना, और बाकी सब केस में क्या बोल दिया? 30,000। 30,000। तो यहाँ पर घर बनने या खरीदने के लिए लिए, 1/4/99 के बाद लिए और 5 साल में हो गया काम, तब 2 लाख छूट, नहीं तो 30,000 छूट मैक्सिमम, ठीक है। या ये नहीं बोला रिपेयरिंग के लिए छूट नहीं है, बोला रिपेयरिंग के लिए 2 लाख वाला में छूट, 2 लाख का छूट नहीं मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। 30,000 का मिलेगा, 30,000 मिलेगा।
आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 60,000। हाँ बट छूट मिलेगा 30,000। नेक्स्ट बोला ये बोरोड 1,80,000 15% पर 1998 और फिर 20 लाख बोरो किया 14% और 17/8/1999 और घर बन के रेडी हो गया 2000। तो 5 साल में रेडी है। हाँ 1,80,000 का 15% 27,000 हाँ और 20 लाख का 14% 2,80,000 2,80,000 2,80,000 प्लस 27 3,07,000 3,07,000। 7,000 लेकिन सर 2 लाख तो आप कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ हो तो गया 2 सर। लाख फिर मिलेगा। ठीक है। हाँ तो ये सब तरीके से आपको इंटरेस्ट और लोन में जो कहानी बताना थे लोग सब बता रहे। एक और एग्जांपल है, फटाफट अभी सॉल्व करते हैं जब कर रहे हैं। तो ना मिस अंजलि owns house property which is let out to her employer company for the monthly rent of 20,000। अपने ही कंपनी को 20,000 में भाड़ा पे दे दी और कंपनी वही घर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए दे दिया। पढ़े थे ना ये केस? हाँ 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 अभी तुम घर ऑक्युपाई कर रहे हो, ओनर के कैपेसिटी में नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय के कैपेसिटी में घर ऑक्युपाई कर रहे हो। भले ही घर तुम्हारा है, तुम हाँ। ओनर हो, लेकिन अभी जब रह रहे हो तो ऐसा ओनर नहीं रह रहे हो। तो इस घर को सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मानेंगे। हाँ तो ये मानेंगे कि तुम अपने बॉस को भाड़ा पे दिया और तुम भाड़ा कमा रहे हो। ठीक है, तुम कितना भाड़ा कमा रहे हो? 20,000। हाँ तो साल का कमाओगे 2,40,000 ARR। हाँ यहाँ पे तुमको वो सब नहीं दिया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हेन देन, तो इसी को जीए भी मान लेंगे। ठीक बात? हाँ तो देखो जीए भी आ गया 240। म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हो इस घर का? 20,000। तो नेट एनुअल वैल्यू हो गया 2,20,000। 30% 2,20,000 का 66,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 90,000 चुका रहे हो, क्योंकि घर को सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मान रहे हो। तो जितना इंटरेस्ट चुका रहे हो पूरा छूट मिल जाएगा, कुछ कंडीशन देखने का दरकार नहीं है। ठीक है ना? हाँ तो उसको 1,56,000 का माइनस करने पे घर का इनकम आ रहा है 64,000। ठीक बात? हाँ अब आप सैलरी चैप्टर नहीं पढ़े हो, वरना ये वाला बात भी समझते। इस बंदे को ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का डबल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको एज अ सैलरी में तो वहां पे फ्री में घर मिल रहा है। हाँ तो बॉस से कुछ भी मिले तो वो भी इनकम माना जाता है। हाँ तो वहां भी उसको टैक्स देना पड़ेगा कि बॉस से फ्री में रहने को घर मिला तो उस पर भी टैक्स, और यहाँ अपने बॉस को भाड़ा पे दे रखा है तो उस पर भी टैक्स। हाँ तो ये एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने का डबल टैक्स दे। डबल टैक्सेशन तो अलाउड नहीं है ना सर? अरे अलाउड का बात नहीं है, बॉस से भाड़ा कमा रहे हो यहाँ टैक्सेबल, हाँ और यही घर वहाँ पे सैलरी में दिखा के बॉस से फ्री में मिला हुआ है। हाँ तो वहाँ पे वो एक टाइप का परक्यूजिट हो जाता है। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? इन काइंड कुछ भी मिल रहा है बॉस से, अच्छा तो वहाँ भी टैक्सेबल हो जाएगा। ओह नाइस। ठीक है, एक ही इनकम पे डबल टैक्स नहीं लगा रहे हैं। दो पे। तुम्हारा 2 कहानी बन गया तो 2 पे 2 टैक्स बनेगा। हाँ ये वाला सम तुमको इसीलिए करवाना था, ये मतलब ये टॉपिक 2 दिया यहाँ पे ये बताने के लिए कि अपना ही घर बॉस को भाड़े पे दिया और बॉस रहने के लिए दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही घर में रह रहे हैं तो इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लें। यहाँ पे करवाने का मेन मुद्दा यही था। ठीक है? हाँ अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर वो एक घर तक है तो उसको तुम सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व करते हो। हाँ तो देख लो यहाँ पे एनएवी नील लेके वैसे ही सॉल्व किया। एक से ज्यादा होता है अनऑक्युपाइड, तो मान लो एक में हम रह रहे हैं, एक अनऑक्युपाइड है, एक और अनऑक्युपाइड है, तो सर आप इन दोनों में से किसी एक को सेल्फ ऑक्युपाइड मानिए और बाकी एक को लेट आउट की तरह सॉल्व कीजिए। हाँ तो बेटा जी बात वही, आपको बस सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट कैसे सॉल्व होता है उसका तरीका पता होना चाहिए। अब आपको सम सॉल्व जो करना है ना, अब जिस घर को तुम लेट आउट मान रहे हो लेट आउट की तरह सॉल्व करो, और जिस घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान तो सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व करो। ठीक है ना? हाँ
तो यहाँ पे ये बोला डीम टू बी लेट आउट में, देखो भाई क्या बोला, एरन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लेट आउट को सॉल्व करते हैं, बस वहां पे जीएवी क्या हो जाएगा, सर डीम टू बी लेट आउट है, एक्चुअली में कोई भाड़ा मिल रहा है क्या, नहीं, तो सर यहाँ पे आ रही बस जीएवी हो जाएगी, क्योंकि तीसरा स्टेप तो आ ही नहीं पाएगा ना बेटा। हाँ, तुम कुछ भाड़ा तो ले ही नहीं रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहा है घर खाली पड़ा था, क्योंकि 2 ही घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, है ना। हाँ, तो बाकी जितने बच्चे घर है अगर वो खाली है तो गवर्नमेंट क्या मान लेगा उनको, डीम टू बी लेट आउट। तो बेटा हाँ। अगर गवर्नमेंट बोलता है हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, तो तुम्हारा जीएवी निकालना पड़ेगा। जीएवी निकालने के लिए पहला 2 स्टेप से आरईआर आता है, और तीसरा स्टेप में उसको एआरआर से कंपेयर करते हो। हाँ, बट यहाँ तो एआरआर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम माने हैं भाड़ा पे दियो, एक्चुअली में थोड़ी ना भाड़ा पे दियो। तो जब तुम एक्चुअली भाड़ा पे नहीं दिए तो एआरआर तो होगा ही नहीं उस घर का, नहीं, आरईआर तक रुक जाएगा समझा के, आरईआर पे जीएवी मान लेंगे। तो बहुत आसान हो गया सर, आरईआर निकालना तो आसान है ना। हाँ, क्योंकि आरईआर तक तो कोई नौटंकी होता ही नहीं है, जो नौटंकी होता है तो एआरआर में होता है। हाँ, तो ये अच्छा बात है। अगर घर को गवर्नमेंट डीम टू बी लेट आउट मान रहा है ना, तो तुम्हारे ब्रेन में रहना चाहिए कि चौथा स्टेप का झमेला करना ही नहीं है। जैसे ये वाला सम देखो, गवर्नमेंट बोला तुम्हारा 4 घर है, एक घर मुंबई में है, एक घर अबू धाबी में, आबू में, आबू राजस्थान में एक जगह है, ये अबू धाबी नहीं है, आबू राजस्थान में एक जगह है। अच्छा, एक घर कोलकाता में, एक घर हैदराबाद में। हैदराबाद वाला तो ओन बिजनेस में यूज कर रही थी, चैप्टर में बात ही नहीं कर, खत्म कर। बाकी 3 में से 2 घर को तुमको सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा के एक को लेट आउट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबका म्युनिसिपल वैल्यू आसपास है एकदम। हाँ, तो अब तुमको क्या करना होगा, तो ये लोग शायद वैसे ही सॉल्व किया। एक एक करके। हाँ, ये देखो ऑप्शन 1 में क्या लिया, हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट माना ना बेटा, लेट आउट तो एक्चुअली में नहीं है, बट गवर्नमेंट बोलता है भैया हम 3 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान नहीं सकते, तो एक को हम ही मान लेते हैं भाड़ा पे, लेकिन चॉइस तुमको दिया, तुमको किसको भाड़ा पे मानना। ठीक है। अब हाउस 2 को डीम टू बी, ऑप्शन 2 में क्या किया, हाउस 1 को एक बार डीम टू बी लेट आउट कर लिया, और ऑप्शन 3 में हाउस 3 को एक बार डीम टू बी लेट आउट कर लिया। बाकी तो बचा हुआ सेल्फ ऑक्युपाइड मानना ही है। तो एक ऑप्शन 1 में जब हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड और हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट माना है, तो मेरा नेगेटिव इनकम आ रहा है 1 -1,000। ऑप्शन 2 में जब हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट और 2, 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहा है, तो नेगेटिव इनकम आ रहा है 61,500। और ऑप्शन 3 में हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट और 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के सॉल्व कर रहा है, तो आंसर आ रहा है 1,76,000 पॉजिटिव इनकम। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 1,81,000 का नेगेटिव वाला। हाँ, मतलब ऑप्शन 1 मेरे लिए बेस्ट है, हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट मान लिया, 1 और 3 को सेल्फ। ठीक बात। हाँ, अब तुम देखो, तुमको यहाँ पे तो लगता है अरे सर ये 7 लाख वाला को सेल्फ ऑक्युपाइड करना चाहिए था, तो वही तो किया है। सबसे कम वाला जीएमवी को देखो लेट आउट माना है, तो हिसाब से वो आंसर आपका आ जाता है जो आप बोल रहे हो। ये जीएमवी देख के तो समझ में आ जाएगा, जीएमवी फेयर एंड स्टैंडर्ड रैंक को देख के, बट करना नहीं है। एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन नाम की भी एक चिड़िया होती है। नहीं, वो तो ठीक है। आपको तीनों ऑप्शन ऐसे बना दिखा दो, ये चार्ट में आपको बेटा हो, आपको फॉर्मेट 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक ही बार जीएवी लिख के, अब जहाँ जहाँ सेल्फ ऑक्युपाइड है वहाँ जीएवी को नील लिख दो, वहाँ म्युनिसिपल टैक्स को भी नील लिख दो, वहाँ एनईवी को भी नील लिख दो, और वहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी नील लिख दो, है ना। हाँ, बस खाली बाकी ऑप्शन आपको सॉल्व कर लेंगे। ये सब करोगे आप, ठीक है। ये वाला मेन आता है पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड और पार्टली लेट आउट। बोला तो हम 3 तरीके से हो सकता है, या तो एरिया वाइज, टाइम वाइज, या फिर एरिया एज वेल एज टाइम दोनों।
अरे हो ही सकता है ना, मेरा एक घर है, उसका एक पार्ट हम लेट आउट करके रखा है एरिया वाइज, एक पार्ट है जो हम थोड़ा दिन के लिए खुद रहा और वही पार्ट थोड़ा दिन के लिए लेट आउट रहा, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे एरिया वाइज और टाइम वाइज का बात होगा। बहुत इजी है, देखो ट्रीटमेंट कितना अच्छा से 2 लाइन में लिख के खत्म करती है। बोला इन दिस केस हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट यूनिट एंड 1 और मोर व्हिच आर सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रिमेनिंग इज लेट आउट। एरिया वाइज को कितना इजी सॉल्व किया। बोला जिस एरिया में तुम रह रहे हो, अगर एरिया वाइज घर बांटा हुआ है तब तो जिंदगी आसान। जिस एरिया में तुम रह रहे हो उस घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, और जिस एरिया को तुम भाड़ा दे रखे हो उसको तुम लेट आउट मान लो, और तुम्हारा ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, ये सबको दोनों में डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तो टोटल फिगर होगा ना। तो अगर एक घर का 3/4 एरिया में तुम रहते हो, 1/4 एरिया किराए पे है, तो बेटा जी आसान है ना लॉजिक। तुम्हारा जो जो फिगर है सबको 3/4 1/4 में बांट लो, अब सॉल्व कर लो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 54 होमवर्क है। देखो कुछ नहीं किया बेटा, एक घर को लेट आउट, एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के सॉल्व कर लिया, बस फिगर्स को डिवाइड कर लिया। ये कोई चार्ट बना के सारे फिगर्स को पहले बांट लिया, ठीक है। टाइम वाइज में और आसान, बोला पूरा घर को लेट आउट की तरह सॉल्व कर। क्या बोला देखो, टाइम वाइज में अगर कुछ एरिया कुछ पीरियड के लिए हम रह रहे हैं, कुछ पीरियड किराए पे है, ट्रीटमेंट देखो एक लाइन में लिख दिया, एसएससी विल नॉट गेट डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड एंड इनकम विल बी कंप्यूटेड एज प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो आरईआर हम फुल ईयर तक का लेंगे, बस एआरआर में क्या करेंगे, जितना पीरियड लेट आउट उतना का एआरआर लेंगे, ठीक है। बाकी मान लेंगे अगर वैकेंट रहा, ठीक है। तो बहुत आसान बुद्धि बता दिया। बोला एरिया वाइज में क्या करना है, जितना एरिया में तुम रह रहे हो उसको सेल्फ ऑक्युपाइड, जितना एरिया भाड़ा पे उसको लेट आउट मान लो, सारा फिगर को एरिया वाइज बांट लो और सॉल्व कर दो, 2 घर की तरह। तुमको म्युनिसिपल टैक्स टोटल दिया, बांट लो दोनों एरिया वाइज में, फेयर रेंट टोटल दिया, बांट लो, इंटरेस्ट टोटल में दिया, बांट लो, ठीक है। और यही क्या बोला, अगर घर टाइम वाइज ब्रेकअप किया हुआ है तो सर जी भूल जाइए सेल्फ ऑक्युपाइड को, भूल जाइए सेल्फ ऑक्युपाइड को। घर 9 महीना किराए पे रहा, 3 महीना हम खुद रहा, सर जी वो 3 महीना को आग लगाई, मान लीजिए पूरा साल घर भाड़े पे रहा, ठीक ना। तो आरईआर तो पूरे साल का निकल जाएगा, बस एआरआर लेते समय 9 महीने का ले लेना। खाली एक लाइन याद रखना कि एआरआर वहां पे सिर्फ लेट आउट पीरियड का होगा, बाकी सब पूरे साल का होगा, ठीक। इलस्ट्रेशन करना नहीं होगा, हम करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जहां दोनों एक साथ आ जाए, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, दोनों ब्रेकअप एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। सर केस 1 और 2 को मर्ज कर दीजिए ना, एरिया वाइज वाला में जितना एरिया आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखे हो उसको सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व कर लीजिए। अब जितना एरिया लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए हाँ कुछ टाइम के लिए ना, उस पूरा को लेट आउट की तरह सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी तो यही सीखे टाइम वाइज में पूरा घर को लेट आउट की तरह सॉल्व करना। बस हमको मतलब ही नहीं है जितने एरिया टाइम वाइज बंटवारा हुआ है, और एरिया वाइज का जितना एरिया बच गया वो एरिया अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो वैसे भी उसको नील करना ही है हमको, तो हो गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट आपको हम ये पढ़ाया था, बोला था अंतिम में एक चीज होता है अनरियलाइज्ड रेंट या एरिया रेंट, अगर आप रिकवरी हो जाए तो, है ना। तो जितना एरिया रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिकवरी हो उसका 70% निकाल के ऐड करो, क्योंकि 30% छूट तो गवर्नमेंट देता है। लेकिन अगर उस ईयर आपको अनरियलाइज्ड रेंट का छूट अगर गवर्नमेंट देने से मना कर दिया था, अब उसको टैक्सेबल ही नहीं करना, उस इनकम को भूल जाइए, अब मिला है तो। अरे सर उस ईयर में गवर्नमेंट हमको बोला नहीं हमको नहीं मानेंगे ये अनरियलाइज्ड रेंट है, ठीक है भैया, नहीं माना तो पूरे इनकम पे टैक्स लिया होगा, एआरआर में से यूआर माइनस नहीं करने दिया होगा, तो पूरा एआरआर पे लिया होगा, पूरा एआरआर पे अगर उस साल टैक्स दे दिए
और अब उसका कोई पैसा हाथ में आ रहा है तो गवर्नमेंट ने थोड़ी ना तो दोबारा नहीं टैक्स देंगे। लगा देगा। क्यों टैक्स लगाएगा सर, उस साल तो दे चुके हैं एक बार। हाँ तो ठीक है, गवर्नमेंट भी बोला नहीं लगाएंगे। तो अगर कोई डिसअलाउड है, आप एक लाइन में लिख लोगे, अगर कोई डिसअलाउड अनरियलाइज रेंट है तो इस साल टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर अलाउड था उस साल तो इस साल उसका 70% टैक्सेबल होगा। तुम्हारा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट खत्म होता है, जहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होके निकलता है ना, वहीं पर 70% निकाल के ऐड कर देना, बात करें। क्लियर है? हाँ सर। यही आपका चैप्टर का, और कुछ नहीं होता, इस समझिए। तो आपने सारा वैरायटी का डिस्कशन कर, ठीक है।